लेकिन क्या बेटा, अब मैं अपने बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देखना चाहता हूँ। तो तू क्या चाहता है, मैं तेरे सर पर सेहरा देखे बगैर मर जाऊँ? अल्लाह ना करे दादा जान। तो फिर बेटा जल्दी से इसी महीने काम शुरू ख़त्म करके आ जा। ठीक है दादा जान। शाबाश मेरा बच्चा, अब तू काम कर अपना। दूसरी तरफ से कॉल कट कर दी गई। जवार परेशानी से अपनी उंगलियां माथे पर रगड़ने लगा। अली ने ज़किया और ज़िया साहब को नाइला के घर के बाहर छोड़ा और ख़ुद वापस घर चला गया। दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। सामने ही नाजिश बैठी थी। इनको देखकर खड़ी हो गई। जी आप कौन? नाजिश ने इन्हें सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। आप अपने शौहर को बुला लाएं, हमें आप लोगों से बात करनी है, ज़किया ने कहा। कौन सी बात? नाइला के रिश्ते की बात। ज़किया बेगम की बात पर नाजिश के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आई। इसने अपने दिमाग में इनको जलील करने का मंसूबा बनाया। जी आएँ, आप इधर बैठें। नाजिश ने इनको सोफ़े पर बैठने का कहा और ख़ुद अरसलान को बुलाने चली गई। कुछ देर के बाद वो अरसलान को अच्छा खासा समझा बुझा कर लेकर आई। अरसलान इनके सामने रखे एक सोफ़े पर बैठ गया। जी फरमाएं, क्या बात करनी है आप लोगों ने? अरसलान ने ऐसे ज़ाहिर किया जैसे इनको नहीं जानता। वो बेटा, हम नाइला का रिश्ता मांगने आए हैं, ज़किया बेगम ने कहा। अरसलान तो आग बगोला हो गया। किस मुँह से आए हैं आप लोग यहाँ? अपने बेटे के कारनामे का तो पता होगा आपको। बेटा आराम से बात भी तो हो सकती है, ज़िया साहब ने बात को संभालने के लिए कहा। नहीं हो सकती आराम से बात आप लोगों से? शर्म तो नहीं आती आप लोगों को यहाँ आते हुए? अरसलान ने ऊंची आवाज़ में कहा। अब तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, ज़िया साहब ने उठते हुए कहा। ज़किया बेगम भी इनके साथ उठ गई। मुझे तमीज़ मत सिखाएं आप, और अगर ज़रा सी भी गैरत हो तो दोबारा इधर कदम मत रखिएगा। ये कहते हुए अरसलान वहाँ से उठकर चला गया। नाजिश ने इनको एक नज़र देखा और वो भी वहाँ से चली गई। ज़किया और ज़िया साहब वहाँ से नाउम्मीद घर लौटे। वो दोनों घर में दाखिल हुए तो अलीन की तरफ लपका। अम्मी बाबा, आप लोग इतनी जल्दी आ गए, क्या बात हुई वहाँ? अली ने जल्दी जल्दी कहा। ज़िया साहब ने एक नज़र इसको देखा और बग़ैर कुछ कहे अंदर चले गए। अली ने इनको जाता देखा और फिर ज़किया बेगम की तरफ मतवज्जा हुआ। अम्मी बताएं ना। अली, इन्होंने प्यार से इसके गाल पर हाथ रखा। नाइला शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं है, इसके भाई ने मना कर दिया है। अली वहीं साकित हो गया। लेकिन अम्मी बेटा सब्र करो, अब मैं तुम्हें नाइला से अच्छी लड़की लेकर दूंगी। ये कहकर वो अंदर चली गई। अली वहीं खड़ा बस ज़मीन को घूरे जा रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था वो नाइला को वहाँ से कैसे न निकाले। वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। नाइला की भाभी हाथ में खाना लिए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। नाइला बेड से सर टिकाए बैठी थी। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थीं। इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। ये लो खाना खा लो, नाजिश ने खाने की डिश साइड टेबल पर रखते हुए कहा। मुझे नहीं खाना। नाइला ने अपनी आवाज़ को ऊंचा रखने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी की वजह से इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। नहीं खाना खाना तो ना खाओ, मैं कौन सा तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ, नाजिश जाने लगी, लेकिन फिर रुक कर मुड़ी। आए थे तुम्हारे आशिक के घर वाले आज? नाइला ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। फिर तुम्हारे भाई ने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया इनको और आइंदा भी आने से मना कर दिया, नाजिश ने मिर्च मसाला लगाकर कहा। नाइला ने रोना शुरू कर दिया। देखो बीबी, ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ जहाँ तुम्हारा भाई रिश्ता तय कर दे चुपचाप वहीं शादी कर लेना, और बदनामी सुनने की हम में हिम्मत नहीं। नाजिश इस पर लफ्ज़ों के तीर चलाती दरवाज़ा बंद करके गई। नाइला की आंखों में आंसू थे। अली, मुझे यकीन है तुम पर, तुम छुड़वा लोगे मुझे, नाइला ने दिल में कहा। इतनी देर से कुछ ना खाने की वजह से इसे बहुत भूख लग रही थी। इसने साइड टेबल से खाने की डिश उठाकर अपने सामने रखी और खाना खाने लगी। दूसरी तरफ अली नाइला को वहाँ से निकालने की तरकीबें सोच रहा था। बालाज साहब, आपसे कोई मिलने आया है, चौकीदार ने बालाज को आकर बताया, जो लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कौन है? पता नहीं, कोई बूढ़ा आदमी है, कहता है आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, अंदर भिजवा दो, इन्होंने नज़रें अखबार पर ही रखते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद एक शख्स चलता हुआ इनके सामने आ खड़ा हुआ।
बालाज साहब, आवाज़ पर बालाज ने चौंक कर इसको देखा। इनके चेहरे के तेवर बदले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें पहुँचा दी जाएगी। नूरदीन तो जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। ऐसा मत करें बालाज साहब, इस मासूम का कोई कसूर नहीं है, नूरदीन ने इल्तिजाई लहजे में कहा। तुम्हारा कसूर है ना? तुमने मेरे बेटे की जान ली थी, बालाज ने फुंकारते हुए कहा। मैंने आपके बेटे की जान नहीं ली थी बालाज साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें इसे मारते हुए, बालाज ने आंखें निकालते हुए कहा। जो आपने देखा वो सिर्फ आपका दिखाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, नूरदीन ने सफाई देनी चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। चौकीदार, ले जाओ इसको यहाँ से और धक्के मार के यहाँ से निकाल दो, बालाज ने चौकीदार पर हुक्म सादिर करते हुए कहा। चौकीदार फौरन आया और नूरदीन को खींचता हुआ ले जाने लगा। बालाज साहब, एक दफ़ा मेरी बात सुन लें, इससे अब आपको भी ख़तरा है। बालाज हनूज़ गुस्से से ही इसको देखे जा रहा था। लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना, इसका कोई कसूर नहीं है, नूरदीन चीखता रहा और चौकीदार इसको खींचता हुआ बाहर लाकर पटक दिया। दोपहर का वक्त था। हानिया बेड पर बैठी सोचों में गुम थी। कल से इसने कुछ नहीं खाया था, इसको अब भूख लग रही थी। कुछ खाने की गर्ज से वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। बाहर जवार सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। हानिया ने इसको एक नज़र देखा और किचन की तरफ चली गई। जवार ने इसे जाते देखा, वो भी इसके पीछे चला गया। भूख लगी है मेरी जान को? जवार ने इसको किचन से कुछ ढूंढते हुए देखा तो कहा। हानिया को ना जाने क्यों शर्मिंदगी हुई। मैं बाहर से खाना ला देता हूँ, जवार ये कहते हुए बाहर जाने लगा। नहीं, हानिया के कहने पर जवार ने इसकी तरफ देखा। क्यों? मैं खुद बना लूँगी खाना, हानिया ने कहा और फिर से कुछ ढूंढने लगी। जवार इसके पास आया, इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ मोड़ा। पहले इसके हाथ को देखता रहा और फिर जलती हुई सिगरेट इसके हाथ के ऊपर रख दी। हानिया की चीख निकल गई। आह! जवार, मेरा हाथ छोड़ें प्लीज़, हानिया ने हाथ खींचते हुए कहा। लेकिन जवार इसका हाथ मजबूती से पकड़े सिगरेट को इस पर मज़ीद दबाने लगा। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। जवार ने इसकी तरफ देखकर सिगरेट को दूर फेंका और हानिया का हाथ इसकी कमर के पीछे मरोड़ कर इसे खुद से करीब किया। मैंने तुमसे कहा था ना, अब तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, जवार ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। हानिया ने बमुश्किल अपने आंसू रोके। आंसुओं का एक फंदा इसके गले में फंस गया। जवार इसे करीब हुआ, इतना कि जवार की सांसें अब इसके चेहरे पर महसूस कर रही थी। जवार प्लीज़। हानिया ने इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे दूर करने की कोशिश की। जवार इससे दूर हुआ, इसका हाथ छोड़ा और बाहर निकल गया। हानिया किचन से कमरे में आ गई और रोने लगी। मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है मेरे अल्लाह, हानिया रोते रोते सोचने लगी। अली परेशानी से अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। वो नाइला को वहाँ से निकालने के लिए कुछ सोच रहा था। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हाँ, ये तरीका ठीक है, लेकिन इसके लिए सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, अली ने दिल में सोचा। दूसरी तरफ नाइला जब रो रो कर थक चुकी तो उठकर फ्रेश होकर आई। बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो वो लॉक्ड था। दरवाज़ा बंद देखकर नाइला ने आंसू ज़ब्त किए। भाई को इतना भी यकीन नहीं मुझ पर। वो बेड के पास ज़मीन पर बैठ गई। या अल्लाह, प्लीज़ जल्दी से अली को भेज दें। आप देख रहे हैं ना, आपकी ये बंदी और नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये कहते कहते नाइला ने बेड से सर टिका लिया और आंखें मूंद ली। जवार खाना लेकर किचन में आया। हानिया इस वक्त कमरे में थी। इसने खाना बर्तनों में डाला और बर्तन उठाकर कमरे की तरफ चल दिया। हानिया बेड के साथ टेक लगाए आंखें बंद करके बैठी थी। जवार ने इसके सामने जाकर खाने की डिश रखी और इसको बुलाया। हानिया, खाना खा लो। हानिया ने आंखें खोलकर जवार की तरफ देखा, फिर खाने की तरफ और दोबारा आंखें बंद करके अपना बाजू आंखों पर रख लिया। जवार की नज़र हानिया के जले हुए हाथ पर पड़ी। जवार को अपने अंदर से एक करंट गुजरता हुआ महसूस हुआ। हानिया की तकलीफ़ देखकर इसको भी तकलीफ़ हुई। खाना खा लेना, ये कहता जवार कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद हानिया ने आंखें खोली और खाने की तरफ देखकर सोचा, इसने तो अब सुधरना नहीं है, मैं क्यों अपना खाना पीना छोड़ूं। ये सोचकर हानिया ने खाना खाना शुरू कर दिया।
जवार हल्का सा दरवाज़ा खोलकर इसे खाना खाते देखकर मुस्कुराया। इस वक्त इसे हानिया पर तरस आया, लेकिन अगले ही पल इसके जहन में दादा की बात आई। तुम इसके बाप की वजह से सारी उम्र यतीम रहे हो। ये सोच आते ही जवार ने दांत पीस कर हानिया की तरफ देखा और वहाँ से चला गया। बलाज अपने कमरे में बैठा कोई फाइल्स चेक कर रहा था। अचानक नूरदीन की बातें इसके दिमाग में आईं। कौन हो सकता है जिससे मुझे ख़तरा हो? लाज ने दिल में सोचा, नहीं, वो सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करवाने के लिए ऐसा बोल रहा होगा। बालाज ने सब ख्यालों को झटका और दोबारा फाइल चेक करने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में डर बैठ गया था। बालाज के घर से आने के बाद नूरदीन अपने क्वार्टर में आ गया। बालाज को कुछ भी बताने से पहले इसे हानिया को जवार के चंगुल से आज़ाद करवाना था। इसे तो ये भी नहीं पता था कि वो इस वक्त कहाँ है। पता लगाने के लिए इसने नायला के नंबर पर कॉल की, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। कुछ सोचकर इसने अली को कॉल मिलाई। कुछ देर बाद कॉल पिक कर ली गई। हेलो अली बेटा। अली ने जैसे ही कॉल पिक की, नूरदीन ने जल्दी से कहा, क्या हुआ अंकल, परेशान लग रहे हैं? बेटा, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, नूरदीन ने परेशानी से कहा। क्या हुआ अंकल? अली भी परेशान हो गया। ऐसे नहीं बेटा, तुम क्वार्टर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अली ने अपनी परेशानी इन पर जाहिर ना होने दी और कॉल बंद करके क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। नाजिश और अरसलान खाने की टेबल पर बैठे थे। नाजिश, अरसलान ने खाना रोककर नाजिश की तरफ देखा। नाजिश ने भी खाना रोककर इसकी तरफ देखा। जी, नायला से कह देना कल तैयार रहे। अरसलान ने फिर से खाना शुरू कर दिया। लेकिन क्यों? नाजिश ने सवालिया नज़रों से अरसलान की तरफ देखते हुए कहा। मैंने अपने एक दोस्त के भाई के लिए नाजिश की बात की थी, वो लोग कल देखने आ रहे हैं। अरसलान ने सादा अंदाज में जवाब दिया। नाजिश भी खुश हो गई कि बला टलने वाली है। वैसे लड़का क्या करता है? उसने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाहा। ये जानना तुम्हारे लिए अहम नहीं है। अली ने एक नज़र इसको देखा और फिर खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। ना, अली नहीं, अरसलान ने एक नज़र। नाजिश अपना सा मुंह बनाकर रह गई। अली नूरदीन के साथ इसके क्वार्टर में मौजूद था। नूरदीन ने इसको सारी बात बता दी थी। पहले तो इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। जब नूरदीन को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो अली को भी हानिया की फ़िक्र लग गई। आपको क्या लगता है, वो हानिया को मार देगा? हाँ, अली ने पूछा। हाँ, मुझे इसी बात का डर है। बेटा, तुम प्लीज़ मेरी मदद करो, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। बात करते करते नूरदीन की आंखों में आंसू आ गए। अली ने इनको संभाला। आप परेशान मत हो अंकल, हम इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ जवार को, वो तो कम अज़ कम किसी की जान तो नहीं लेगा। तुम लोग नहीं जानते इसको बेटा, तुम लोगों के सामने इसने अपना असली रूप दिखाया ही कब था? नूरदीन ने उदास लहजे में कहा। अच्छा, अभी आप परेशान ना हो, मैं सुबह तक कोई हल निकाल कर ज़रूर बताऊंगा। शुक्रिया बेटा। नूरदीन को तसल्ली देकर अली अपने घर की तरफ चल पड़ा। अली को सब बताने के बाद नूरदीन के दिल का बोझ हल्का हो गया। जवार बार बार हानिया के झले हाथ और इसके आंसुओं के बारे में सोच रहा था। बार बार वो अपने दादा का सोचकर अपने ख्यालों को झटक देता, लेकिन अगले ही लम्हे वो ख्याल फिर इसके दिमाग में हावी हो जाता। तंग आकर वो उठा और कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में हानिया बेड के एक कोने में लेटी सो रही थी। जवार हानिया के साथ बेड की दूसरी साइड पर आकर बैठ गया। इसे मासूम सी सोई हुई हानिया बहुत प्यार आया। इस वक्त वो चाह कर भी अपने दिल को काबू नहीं कर पा रहा था। वो ये सोचना ही नहीं चाहता था कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। इसने हानिया का जला हुआ हाथ अपने हाथ में लिया। हानिया की तकलीफ़ का सोचकर जवार को तकलीफ़ हुई। इसने एक हाथ हानिया के बालों पर रखा। सॉरी हानिया, मैं ये सब करना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये मैंने ना किया तो मैं दादा जान को क्या मुंह दिखाऊंगा? जवार ने इसके हाथ को दोबारा इसके हाथ पर रखा और इसके साथ ही इसके कंधे से सर टिका कर लेट गया। कुछ देर आंखें खोले यूं ही छत को तकता रहा, फिर आंखें बंद कर ली। इसकी आंखें बंद करने के बाद हानिया ने आंखें खोली। इसकी आंख से एक आंसू निकल कर गिरा, फिर इसने आंखें बंद कर लीं। आसमान पर अभी रात की अंधेरी छाई थी। दूर कहीं फजर की अजानों की आवाज़ आ रही थी। हानिया आंखें बंद किए अजानें सुन रही थी। कुछ देर के बाद जब अजान
की आवाज़ बंद हुई और तारीकी छटने लगी। हानिया उठी और वज़ू करने चली गई। वज़ू करके वापस आई और जाए नमाज बिछा कर नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखें बेख्तियार छलक पड़ी। या अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे बाबा ने जवार के बाबा को क्यों मारा, लेकिन तू तो देख रहा है ना मेरे अल्लाह, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। जवार का मेरे साथ जो रवैया है इसका मुझे दुख है, लेकिन मेरा दिल फिर भी इसी की तरफ झुका जाता है। वो मुझे मारना चाहता है लेकिन फिर भी वो मुझे कबूल है। मेरे मालिक, जवार के दिल से हर किस्म की दुश्मनी को मिटा दे और पहले वाला जवार बना दे, आमीन। नमाज़ पढ़कर वो फारिग हुई तो जाए नमाज तय करके रखी और दोबारा जवार के पास आकर लेट गई। प्यार से इसके चेहरे को देखा और इसके कंधे पर सर रख कर सो गई। अली ने सारी रात कश्मकश में गुजार दी। एक तरफ नाइला तो दूसरी तरफ को हानिया को बचाना था। कुछ फैसला करके वो रात को सो गया। सुबह उठा तो सबसे पहले एक दोस्त को कॉल की। इसे नाइला के घर का पता बता दिया। मुझे एक एक पल की खबर चाहिए, कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, सब की खबर पहुंचाते रहना बस। मैं सारी उम्र तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा अली भाई, आप बस बेफिक्र हो जाएं। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अली ने शुक्रिया कहकर कॉल बंद की और एक सुकून का सांस लिया। नूरदीन को कॉल मिलाई। मैं थोड़ी देर में क्वार्टर पहुंच रहा हूं अंकल, आप वहीं रहिएगा। नूरदीन को कहते इसने कॉल बंद की और फ्रेश होकर क्वार्टर की तरफ निकल गया। नाजिश दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में एक शॉपर था। नाइला इसको देखकर खड़ी हो गई। नाजिश ने शॉपर बेड पर फेंका। जल्दी से ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, नाजिश ये कहकर जानने लगी। लेकिन क्यों? नाइला ने वजह पूछनी चाहिए। नाजिश इसकी तरफ मुड़ी और एक तंजिया नज़र इसे सर से पांव तक देखा। तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं इसीलिए, नाजिश ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। नहीं, मैं नहीं तैयार होंगी। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, नाइला ने मज़ाहमत की। नाजिश इसके करीब आई और इसके गाल को एक हाथ में पकड़कर पिंज दिया। सुनो लड़की, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम जैसी बदकिरदार औरत को भी कोई कबूल कर रहा है। नाइला की आंखों से आंसू निकलकर नाजिश के हाथ पर गिर रहे थे। अब चुपचाप तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे भाई को ऐसी पट्टियाँ पढ़ाऊँगी कि तुम्हें घर से ही निकाल देगा। एक झटके से नाजिश ने इसको छोड़ा और इसको घूरते हुए कमरे से बाहर चली गई। नाइला वहीं बैठकर रो दी, फिर खुद को संभालती उठी और कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। अली नूरदीन के साथ क्वार्टर में मौजूद था। नूरदीन परेशान सा बैठा इसके बोलने का मुंतज़र था। बेटा, क्या सोचा तुमने? नूरदीन ने खुद ही बात शुरू की। अंकल, हमें तो ये भी नहीं पता कि जवार हानिया को कहाँ लेकर गया है। हमें सबसे पहले यही पता लगवाना है। लेकिन बेटा, हम ये कैसे पता लगवाएंगे? आपको एक दफ़ा फिर बालाज के घर जाकर इन्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। वहीं हमें पता बता सकते हैं जवार और हानिया कहाँ हैं। ठीक है बेटा, मैं एक दफ़ा फिर इनको बताने की कोशिश करूँगा। अली फिर इनको मदद की तसल्ली देकर घर की तरफ चल पड़ा। जवार की आंख खुली तो इसने हानिया को अपने पर लेटे देखकर हैरानी हुई। इसने हानिया के सर को अपने कंधे से उठाकर बेड पर रखा और अपनी रात वाली बात के बारे में सोचने लगा। इसने ये कबूल तो कर लिया था कि वो हानिया से मोहब्बत करता है, लेकिन अपने दादा की वजह से वो कभी इस बात का एतराफ़ नहीं कर सकता। इसने एक नज़र हानिया को देखा। इसी वक्त इसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। इसने मोबाइल उठाकर देखा। दादा जान की कॉल थी। इसने कॉल पिक की और कमरे से बाहर चला गया। जी दादा जान। जवार बेटा, तुमसे एक काम कहा था वो भी तुमसे नहीं हो रहा। दादा जान। जवार कॉल पिक करते ही शुरू हो गए। दादा जान, मैं कर रहा हूँ काम। कब ख़त्म होगा ये काम? वजाहत शादी के लिए जल्दी कर रहा है और मैं इसको मना नहीं कर सकता बेटा। अगर तुमने इस लड़की को मारकर बदला ना लिया तो मेरा शर शर्म से झुक जाएगा और तुम्हारे बाप की रूह को भी सुकून नहीं मिल पाएगा। बालाज ने इसे उकसाने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें कई दिनों से जवार का रवैया तब्दील लग रहा था। जवार की आंखों में एक दफ़ा फिर खून उतर आया। वो फिर से वही जवार बन गया जिसने हानिया से बदला लेना था। आप फिक्र मत करें दादा जान, अब ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। जवार ने गैर इरादी तौर पर एक नुक्ते को देखते हुए कहा। जीता रह मेरा बेटा, अब जल्दी से ये काम करके आ। मैं आज ही से तेरी शादी की तैयारियां शुरू करवाता हूँ। मैंने वजाहत को इसी हफ्ते का बोल दिया है। लेकिन दादा जान, इस बात पर जवार ने एतराज़ करना चाहा। देखो बेटा,
بہت ایمان سے میں نے ان کو ہاں کی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے تم مجھے شرمندہ نہیں کرو گے۔ دادا جان ایموشنلی بلیک میلنگ پر اتر آئے تھے۔ جی دادا جان، زوار بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اس کے بعد کال بند کر دی گئی۔ زوار پریشانی سے اپنے بال بگاڑنے لگا۔ وہ غصے سے کمرے میں گیا۔ ہانیہ بھی سو رہی تھی۔ اس نے اپنا پسٹل نکالا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ایک نظر ہانیہ پر ڈال کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نازش نائلہ کو لینے اوپر آئی، جو اپنے بھائی کے لیے نائلہ کا ہاتھ مانگنے آیا۔ اس کا بھائی شہر میں اپنے برے کاموں کی وجہ سے مشہور تھا اور ان پڑھ بھی تھا، لیکن ارسلان نے نائلہ کو اپنے سر سے اتارنے کے لیے یہی مناسب سمجھا۔ لڑکے کے ماں باپ بھی وہیں موجود تھے۔ نائلہ نے ٹرے ان کے سامنے لا کر رکھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لڑکے کی ماں نے تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ نائلہ جب سب کو چائے دے چکی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ نائلہ نے ایک دفعہ ارسلان کو دیکھا اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ بہت پیاری بچی ہے بھائی، ہم تو اب صبر نہیں کر سکتے، لڑکے کی ماں نے بے صبری دکھاتے ہوئے کہا۔ جی جی، آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں، ارسلان نے ان کو بڑھاوا دیا۔ نائلہ بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہم لوگ شادی جلد کرنا چاہتے ہیں، ارسلان کے دوست اب چاپلوسی کے انداز میں کہا۔ جب آپ لوگ کہیں ہم راضی ہیں۔ ارسلان ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہا تھا۔ نازش ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ ہم اسی ہفتے شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکے کی ماں بولی، اور سب جواب طلب نظروں سے ارسلان کو دیکھنے لگے۔ ارسلان نے نازش کو دیکھا اور اس نے بھی اشارے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ارسلان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ نائلہ نے حیرانی سے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ نائلہ نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا اور وہاں سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ علی کو نائلہ کے رشتے کی خبر ہوئی تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسے جلد ہی اب کچھ کرنا تھا۔ پریشانی سے وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ آخر کار اس نے ایک فیصلہ لیا اور جلد ہی اس پر عمل کرنے کا سوچا۔ نوردین ایک دفعہ پھر بالاج کے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ چوکیدار نے اس کو اندر آنے سے منع کر دیا، لیکن نوردین نے اس کی منت سماجت کی کہ ایک دفعہ بالاج صاحب کو جا کر بول دیں کہ اس نے بہت اہم بات کرنی ہے۔ چوکیدار بالاج کے پاس گیا۔ بالاج پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ چوکیدار کے کہنے پر نوردین اندر آیا۔ بالاج نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا لینے آئے ہو اب تم یہاں بالاج صاحب؟ میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانے آیا ہوں۔ آپ اب تک منیر کا قاتل مجھے ہی سمجھتے آئے ہیں اور اس غلط فہمی کی سزا میری بیٹی بھی بھگت رہی ہے، لیکن منیر کا قتل میں نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے جس سے آپ کو بھی خطرہ ہے۔ آخری بات پر بالاج نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے تجسس کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ کون ہے وہ؟ نوردین نے بتانا شروع کیا۔ بالاج صاحب کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا منیر اور اس سے چھوٹا شاویز۔ منیر بہت ذہین اور سمجھدار تھا۔ بالاج صاحب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ بالاج صاحب شاویز کو بھی بیٹوں کی طرح پیار کرتے تھے، لیکن اس نے ہمیشہ منیر کی ذہانت اور بالاج کا اس سے پیار دیکھ کر اس سے حسد کیا۔ دونوں کی شادی اپنی کزن سے ہوئی۔ منیر کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی نمرہ سے، جبکہ شاویز کی شادی اپنے چچا کی بیٹی نادیہ سے ہوئی۔ منیر اور نمرہ کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ بالاج صاحب نے اس کا نام زوار رکھا۔ سب لوگ ہی زوار کی پیدائش پر خوش تھے سوائے شاویز کے۔ اس کی حسد میں تو یہ دیکھ کر اور اضافہ ہو گیا تھا کہ منیر کا ایک بیٹا ہو گیا ہے۔ شاویز کی کوئی اولاد نہ ہو پائی۔ بہت علاج کروایا، لیکن ڈاکٹروں نے شاویز میں ہی کھوٹ ظاہر کیا۔ بالاج صاحب کا ایک ملازم تھا نوردین، اپنی بیوی اور ایک بیٹی ہانیہ کے ساتھ ان کے گھر پر ہی رہتا تھا۔ رفتہ رفتہ بالاج صاحب آفس کا سارا کام منیر کے حوالے کرتے گئے۔ شاویز کو بھی انہوں نے ایک اور موقع دے کر دیکھا تھا، لیکن وہ انتہائی لاپرواہ ثابت ہوا۔ دن بدن شاویز کی نفرت منیر کے لیے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ ابھی سب کچھ ارے اختیارات منیر کے پاس ہوں گے اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے پاس، اس کے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آئے گا۔ اسی نفرت کی آگ میں جلتے جلتے اس نے ایک دن اپنے سگے بھائی کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ نوردین اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اپنے کوارٹر میں ہی بیٹھا تھا کہ اچانک شاویز دروازہ کھولے اندر آیا۔ صاحب آپ! اس کو دیکھ کر نوردین کھڑا ہو گیا۔ شاویز کے ہاتھ میں دو پستول دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ شاویز نے ایک خالی پستول نوردین کی طرف بڑھائی اور ایک پستول کو اس کی بیوی کے سر پر رکھا۔ اس وقت باہر بادل گرج رہے تھے اور بارش ہونے والی تھی۔ یہ پستول پکڑو۔ لیکن صاحب
نوردین نے مزاحمت کی۔ میں نے کہا پکڑو، نہیں تو تمہاری بیوی اور بیٹی کو یہی مار دوں گا، شاویز نے دھمکی دینے کے انداز میں کہا۔ نوردین نے کانپتے ہاتھوں سے پستول لی۔ کیا کرنا ہے؟ نوردین نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مارنا ہے، شاویز نے ابھی بھی نوردین کی بیوی پر بندوق تان رکھی تھی۔ کس کو؟ منیر کو۔ شاویز کے اس جواب پر نوردین نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس نے سمجھا کہ اس نے غلط سنا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے شاویز کی بات پر وہ ہوش میں آیا۔ جلدی جاؤ، وہ آتا ہی ہوگا۔ صاحب میں یہ نہیں کر سکتا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، نہیں تو تمہاری بیوی اور بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاویز نے غصے سے کہا۔ جاؤ باہر۔ شاویز کے زوردار چیخ کر کہنے پر نوردین پریشان ہوتا اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاویز نے سیدھا بالاج کے پاس آ کر کہا کہ اس نے ابھی نوردین کے ہاتھ میں پستول اٹھائے باہر جاتے دیکھا ہے۔ بالاج صاحب فکر مندی سے اس کے پیچھے چل دیے۔ شاویز نے بھی چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ لے کر اپنی پستول ہاتھ میں لی اور باہر نکل گیا۔ منیر رات کی بزنس پارٹی سے واپس آ رہا تھا۔ ابھی وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا کہ نوردین آ کر اس کی گاڑی سے ٹکرایا۔ اس کو دیکھ کر منیر گاڑی سے باہر آیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ نوردین تم اس وقت؟ منیر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نوردین نے پستول اس پر تان دی۔ مار دوں گا، میں آپ کو مار دوں گا، اور بس یہی کہے جا رہا تھا۔ اسے تو بس اپنی بیوی اور بیٹی کی فکر تھی۔ ان کے ایسے بدلتے تیور دیکھ کر منیر نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ نوردین بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ گولی اس سے چلائی نہیں جا رہی تھی۔ بالاج نے نوردین کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ شاویز بھی ان تینوں کے ساتھ ساتھ تھا۔ اچانک اس نے منیر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ گولی سیدھی منیر کے سر میں جا کر لگی اور وہ وہیں پر ساکت ہو کر گر گیا۔ نوردین کے ہاتھ سے پستول گر گیا۔ تب تک بالاج صاحب اس تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ٹارچ کی لائٹ اس کے منہ پر مانی۔ نوردین تم؟ انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ نوردین پریشانی سے بولا میں نے نہیں، وہ اس نے۔ نوردین نے شاویز کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ بالاج صاحب اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہاں سے بھاگ کر نوردین دوسرے راستے سے کوارٹر آیا، اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں سے لیا اور دوسرے شہر بھاگ گیا۔ بات ختم کر کے نوردین نے ایک گہرا سانس لیا۔ بالاج صاحب تو سکتے میں چلے گئے۔ کچھ دیر میں وہ خود کو سنبھالتے اٹھے تو شاویز نے اپنے ہی سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت شاویز اندر داخل ہوا۔ بالاج کی آخری بات وہ سن چکا تھا، اور نوردین کو وہاں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ساری سچائی بتا چکا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے نوردین نے اسے دبوچ لیا۔ بالاج صاحب اس کے پاس آئے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ آج ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے غصے سے چوکیدار کو بلایا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ پولیس کو بلاؤ جلدی۔ بالاج صاحب کے حکم پر چوکیدار نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نوردین کو شاویز کو پکڑ دیکھ چکا تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اس بار بالاج نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ چوکیدار نے جلدی سے پولیس کو فون کیا۔ لے جائیں اس قاتل کو، بالاج صاحب نے شاویز کو ان کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا۔ لیکن کس جرم میں؟ ایک پولیس آفیسر نے پوچھا۔ اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں۔ بالاج صاحب کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ ہم انہیں کسی ثبوت کے بغیر کیسے لے جائیں؟ یہ ہے چشمدید گواہ۔ بالاج نے نوردین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اوکے، شک کی بنا پر ہم ان کو لے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سب عدالت میں آ کر کہنا پڑے گا۔ پولیس آفیسر اب نوردین سے مخاطب تھا۔ نوردین نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ پولیس شاویز کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ بالاج صاحب کا سر چکرانے لگا۔ وہ گرنے ہی والے تھے کہ نوردین نے انہیں سنبھال کر بٹھایا۔ بالاج صاحب نے معافی طلب نظروں سے نوردین کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے نوردین نے کہا۔ بالاج صاحب میری بیٹی، تم فکر مت کرو، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ بالاج صاحب نے اس کو تسلی دی اور زوار کو کال میں لانے لگے۔ اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہانیہ کی جب آنکھ کھلی تو اس وقت دوپہر سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو جلدی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ اسے زوار کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ پورے گھر میں اس کو ڈھونڈتی رہی، لیکن پھر یہ سوچ کر ناشتہ بنانے چلی گئی کہ شاید وہ کہیں باہر گیا ہو۔ زوار عجیب کشمکش کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔
बे वजह सड़कों पर घूम रहा था। सोच सोच कर इसका सर फटा जा रहा था। ना समझी के आलम में अपना मोबाइल उठाया जो ऑफ था। इसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और किंजा का नंबर मिलाया। जवार का नंबर देखकर किंजा ने जल्दी से कॉल उठाई। हेलो जवार, अपनी हास अदा के साथ इसने कहा। किंजा, मुझे आज रात मिलना है, तुमसे कुछ बात करनी है, तुम आ सकती हो? किंजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। इसने जवार की इस बात का गलत मतलब ले लिया। क्यों नहीं मिल सकती? तुम बस ये बताओ कहाँ मिलना है? मेरे फ्लैट में, मैं तुम्हें इसका एड्रेस भेजता हूँ। ओके, मैं पहुँच जाऊँगी, किंजा ने खुश होते हुए कहा। जवार ने इसकी अगली कोई बात नहीं सुनी और कॉल बंद करके इसको एड्रेस भेजने लगा। अली को जब से नाइला के रिश्ते का पता चला था, वो तब से नाइला को वहाँ से निकालने का सोच रहा था। इस वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी। अली अपने घर से निकला और गाड़ी में बैठकर नाइला के घर की तरफ चल पड़ा। इसने अपनी गाड़ी नाइला के घर से थोड़ी पीछे रोकी और पैदल ही इसके घर तक आया। दीवार फलांग कर वो अंदर आया। इसका रुख अब नाइला के कमरे की तरफ था, जहाँ वो पहले सीढ़ी पर चढ़ गया था। आज भी इसने ऐसा ही करना था। नाइला अपने कमरे में खड़ी किसी नुक्ते को घूर रही थी। इसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। नाइला ने पीछे मुड़कर देखा तो अली इसके सामने खड़ा था। इसकी चीख निकलने ही वाली थी कि अली ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। नाइला की आंखें फटी की फटी रह गईं। अली को अपने सामने देखकर इसे यकीन नहीं आ रहा था। अली ने नाइला के मुंह से अपना हाथ हटाया। नाइला बेयकीनी से इसको देख रही थी। अली, तुम आ गए? नाइला ने इसकी तरफ देखकर कहा। एक आंसू इसकी आंख से निकल कर गिला। अली ने अपने हाथ से इसका आंसू साफ किया। बस, बहुत रो लिया मेरी जान ने। अच्छा चलो, जल्दी कर चलो, नहीं कोई आ जाएगा। अली ने इसको जल्दी से अपने साथ लगाया। नाइला अली के साथ जाने ही लगी कि एक सेकंड के लिए रुकी। एक मिनट अली। अली ने इसकी तरफ देखा। नाइला ने एक पेन और कागज़ उठाया, इस पर कुछ लिखा और कागज़ को वहीं छोड़कर अली के साथ चल पड़ी। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरकर दीवार फैलाकर बाहर आए और अली की गाड़ी में आकर बैठ गए। अली ने अपनी गाड़ी का रुख कोर्ट की तरफ किया। कब से फ्लैट में बैठी जवार का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जवार था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भी वापस जाने का सोच ही रही थी कि इसे दरवाज़ा खुलता महसूस हुआ। इसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खोलकर जवार झूलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जवार, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? किंजा के पूछने पर जवार ने अपनी लाल आंखें उठाकर इसको देखा। बस देर हो गई। जवार के मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। वो चलता हुआ बेड पर आकर बैठ गया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, तुम ये बताओ क्या बात करनी थी तुमने मुझसे? किंजा अपने मतलब की बात सुनना चाहती थी। कौन सी बात? जवार ने आधी आंखें खोले ना समझे इसकी तरफ देखकर पूछा। किंजा ने अजीब सी नज़रों से इसको देखा। वही बात जवार, जो करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। जवार ने सर झुका लिया। अचानक जवार की सिसकियों की आवाज़ आने लगी। जवार, क्या हुआ है? किंजा ने परेशानी से इसके पास बैठते हुए कहा और इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम रो क्यों रहे हो जवार? किंजा को भी अब परेशानी होने लगी। मुझे नहीं पता चला मुझे कब प्यार हो गया इससे, लेकिन मैंने इसको नहीं मारा तो दादा क्या कहेंगे? किंजा, वो बच्चों की तरह किंजा की तरफ देखे पूछे जा रहा था। किंजा को इसकी हालत ख़राब होती महसूस हुई। दादा कुछ नहीं कहेंगे जवार, तुम टेंशन ना लो, किंजा ने इसे संभालते हुए कहा। जवार यही बात करते करते सो गया। किंजा ने एक नज़र सोते जवार पर डाली और वहाँ से उठकर चली गई। निकाह के बाद अली नाइला को घर ले आया। ज़िया और ज़किया परेशान बैठे अली का इंतज़ार कर रहे थे। अली रात को इनको बताए बगैर निकल गया था। वो अब परेशानी में बैठे थे कि अली कोई गलत काम ना कर दे। इतने में अली नाइला को लेकर अंदर दाखिल हुआ। ज़किया और ज़िया परेशानी से इसकी तरफ आए। एक लड़की को इसके साथ देखकर इन दोनों ने सवालिया नज़रों से अली की तरफ देखा। ये नाइला है, शादी कर ली है हमने? अली ने सर झुकाकर कहा। ज़किया और ज़िया ने सदमे से इसकी तरफ देखा। इनको यकीन नहीं आ रहा था कि इनका बेटा ऐसा भी कर सकता है। वो भी सकते के आलम में ही खड़े थे कि अली ने इन दोनों का हाथ पकड़ा। मी बाबा, मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। नाइला का भाई इसकी शादी करवाने वाला था। आप लोग प्लीज़ एक बार, सिर्फ़ एक बार मुझे माफ़ कर दें और अपने बेटे की खातिर नाइला को कबूल कर लें। अली इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। ज़किया और ज़िया ने एक दूसरे की तरफ देखा। गलती तो इनका बेटा कर चुका था, लेकिन
अब वो इसकी बात ना मान कर इसको कोई और गलती करने का मौका नहीं दे सकते थे। वो दोनों प्यार से अली की तरफ देखकर मुस्कुराए। थैंक यू अम्मी बाबा। अली खुश होता अपने बाबा के गले लग गया। ज़किया ने भी प्यार से नाइला के सर पर हाथ फेरा। किंजा गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुई। वजाहत बैठे इसका इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ गई थी इतनी रात को तुम? वजाहत ने उठकर कदरे गुस्से से पूछा। ज़वार से मिलने गई थी, लापरवाही से किंजा ने जवाब दिया। वो भी कोई वक्त है मिलने का? ये भी कोई वक्त है मिलने का? दादा प्लीज़, मुझे कोई बहस नहीं करनी। आप बस ज़वार के दादा को रिश्ते के लिए इनकार कर दें। शादी नहीं करना चाहती। ये कहकर किंजा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। क्यों नहीं कर सकती? वजाहत साहब की आवाज़ पर वो मुड़ी। क्योंकि इसको हानिया से प्यार हो गया है। मैं अब इसकी ज़िंदगी में जगह नहीं बना सकती, किंजा ने दुख से कहा। लेकिन बेटा, वजाहत ने इसको समझाने की कोशिश की। प्लीज़ दादा, आप बस जितनी जल्दी हो सके इन्हें मना कर दे। ये कहकर किंजा बगैर बुढ़े अपने कमरे की तरफ चली गई। वजाहत साहब इसे जाता देखते रहे। रात को हानिया ज़वार का इंतज़ार करती रही। तरह तरह के वसवसे इसके दिल में आ रहे थे। जैसा भी था तो इसका शोहर। हानिया ने दिल में ज़वार की सलामती की दुआ मांगी। या अल्लाह, वो जहाँ भी हैं सही सलामत रहें। ये दुआ करके हानिया ने आंखें मूंद ली और न जाने रात के किस पहर इसे नींद आ गई। सुबह हुई तो नाजिश नाश्ता देने नाइला के कमरे में आई। नाइला इसको सामने ना दिखी। इसने सोचा वॉशरूम में होगी, लेकिन इसका दरवाज़ा भी खुला था। परेशानी से नाजिश ने चिल्लाकर अरसलान को आवाज़ें देना शुरू कर दी। अरसलान, अरसलान, जल्दी आएँ। इसकी आवाज़ पर अरसलान भागता हुआ आया। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अरसलान। नाइला भाग गई। अरसलान के सर पर जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। कह रही हो तुम? मैंने पूरे कमरे में देख लिया, वो कहीं नहीं, और कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। अरसलान ने परेशानी से अपने बालों को मुट्ठियों में लिया। तभी इसकी नज़र इस कागज़ पर पड़ी। इसने जल्दी से कागज़ उठाया जिस पर यह लिखा हुआ था। मैं अली के साथ जा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे पीछे मत आइएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाई। अरसलान ने ख़त पढ़ा और गुस्से से फाड़ दिया। एक नज़र इसने नाजिश पर डाली। वो भी परेशान सी खड़ी थी। दोनों को रिश्तेदारों की परवाह थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। ज़वार की आंख खुली तो इसने खुद को फ्लैट में पाया। आंखें मलता हुआ वो उठा। रात का पूरा मंजर इसकी आंखों के सामने घूम गया। नशे में वो न जाने क्या क्या बोल गया था। किंजा क्या सोच रही होगी, यही ख्याल इसके जहन में आया, लेकिन इसने अपने इस सवाल को झटका और फ्रेश होकर बाहर निकल गया। अपने दिमाग में इसने यही ठान ली कि इसने आज अपना मकसद पूरा करना है। बलाई साहब रात से ज़वार को कॉल में ला रहे थे, लेकिन पहले तो इसका नंबर बंद जा रहा था। जब नंबर ऑन हुआ तो वो कॉल नहीं उठा रहा था। साहब और नूरदीन परेशानी से इसका हल सोच ही रहे थे कि बलाज साहब के फ़ोन पर वजाहत की कॉल आने लगी। हेलो हेलो वजाहत, खैरियत है? बलाज साहब ने अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा। एक बात करनी थी तुमसे। जी बोलो। किंजा ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्यों? वजाहत को लगा था वो बहुत वावेला करेंगे, लेकिन इनके इस तरह आराम से पूछने पर वो खुद हैरान हुआ। आपके पोते ने कल इसको मिलने के लिए बुलाया, जब वो वापस आई तो रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन कोई वजह तो होगी। बलाज साहब ने वजह जाननी चाहिए। इसने कह दिया कि आपके पोते के दिल में सिर्फ वो हानिया है, इसीलिए अब वो आपके पोते की ज़िंदगी में नहीं आना चाहती। वजाहत ने बात ख़त्म करके कॉल बंद कर दी। बलाज साहब ने फ़ोन की तरफ देखा और फिर नूरदीन की तरफ। क्या हुआ साहब जी? नूरदीन ने परेशान होते हुए पूछा। अब हमें वहाँ जाना होगा नूरदीन, जल्दी चलो। बलाज साहब ने उठकर बाहर जाते हुए कहा। नूरदीन भी इनके साथ चल दिया। ज़वार जब घर पहुंचा तो इसे हानिया कहीं ना दिखी। इसने के दिमाग पर अब सिर्फ हानिया को मारकर अपने दादा की नज़र में सुरखरू होना सवार था। वो यही सोच रहा था कि अगर इसने हानिया को ना मारा तो वो अपने बाप का बदला नहीं ले पाएगा और सब इसको बुज़दिल समझेंगे। इसने अपनी जेब में रखी पिस्टल निकाली और हानिया को ढूंढने बाहर चला गया। एक जगह इसे हानिया खड़ी हुई नज़र आई। वो इसकी तरफ चल पड़ा। दिल बार बार इसको रोक रहा था, ये गलत की सज़ाएं लगा रहा था, लेकिन इस वक्त सिर्फ दिमाग की सुन रहा था। हानिया अपनी सफ़ेद रंगत पर सफ़ेद रंग का फ़्रॉक पहने, बाल खोले, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के सामने खड़ी बिल्कुल एक रूह की तरह लग रही थी। कल से वो ज़वार का इंतज़ार कर रही थी। ज़वार इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। हानिया का मुंह दूसरी तरफ था, इसीलिए इसे पता ना चला। बलाज और नूरदीन पहुंच चुके थे। घर में किसी को ना पाकर वो बाहर की तरफ गए। एक जगह इन्हें ज़वार नज़र आया। वो इसकी तरफ भागे।
हानिया पर पिस्तौल तान चुका था, ट्रिगर दबाने वाला था। इसके हाथ कांप रहे थे लेकिन वो नहीं रुक रहा था। हानिया को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। इसने जैसे ही पीछे मुड़कर जवार को देखा, जवार ने इसी वक्त गोली चला दी। गोली हानिया के कंधे पर जाकर लगी। वो लड़खड़ा कर गिर गई। इसकी आंखें अब भी खुली थी लेकिन वो होशो हवास में नहीं थी। जवार ने पिस्तौल फेंका और बेयकीनी से अपने हाथों की तरफ देखने लगा। जवार बेटा, जवार। जवार को बलाज की आवाज़ आने लगी लेकिन वो इनको देखने की हिम्मत ना कर सका। नूरदीन भागता हुआ आया और हानिया को उठाने लगा। हानिया मेरी बच्ची, आंखें खोलो हानिया। नूरदीन रोते हुए अपनी बेटी को उठा रहा था। बलाज साहब जवार को झंझोड़ते हुए कह रहे थे, ये क्या किया तूने बेटा? जवार ने बेयकीनी से इनकी तरफ देखा। वो हानिया की तरफ गए। जवार बेटा, उठाओ इसको जल्दी और गाड़ी में डालो, बलाज साहब ने जवार को हुक्म दिया। लेकिन दादा जान, जवार की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जितना कहा है उतना करो, जल्दी उठाओ इसको जवार। इसको कहते हुए बलाज साहब गाड़ी की तरफ बढ़ गए। जवार ने हानिया को अपने बाजू में उठाया और गाड़ी की तरफ ले गया। नूरदीन भी इसके पीछे चल दिया। अस्पताल पहुंचकर हानिया को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। जवार, बालाज और नूरदीन बाहर ही बैठ गए। जवार उठकर बालाज साहब के पास आया और जवाब तलब नज़रों से इन्हें देखने लगा। इसकी नज़रों का मफ़हूम समझते हुए बालाज साहब ने इसको सारी सच्चाई बताई। जवार को लगा किसी ने शीशा पिघलाकर इसके कान में डाल दिया हो। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद को मार दे। अजीब सख्ते की हालत में ज़मीन को तकता वो नीचे बैठ गया। इतने में अली और नाइला भी आ गए। नूरदीन ने इनको भी कॉल करके बुला लिया था। अली ने जवार को आकर बिठाया और इसको गले से लगा लिया। अली के गले लगकर जवार बुरी तरह से रोया। वो रोते रोते यही दोहरा रहा था, सब्र करो जवार, अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। अली ने जवार को संभालते हुए कहा। जवार ने अली को खुद से अलग किया और वहाँ से चल पड़ा। सब परेशान बैठे एक दूसरे को संभाल रहे थे। जवार ने वज़ू किया और जाए नमाज पर बैठ गया। तो हमेशा इन चीज़ों से दूर ही रहा था लेकिन आज इसकी मोहब्बत इसको इसके अल्लाह के करीब कर रही थी। जवार ने 2 नफल पढ़े और दुआ के लिए हाथ उठाए। गैर इरादी तौर पर इसकी पलकें भीगने लगी। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं हमेशा तुझसे दूर रहा। आज तुझसे मांगने आया तो वो भी अपनी गर्ज से। तू तो माफ़ करने वाला है मेरे मौला, मेरे गुनाहों को बख्श दे। हानिया के साथ बहुत बुरा किया मैंने, वो सब ना चाहते हुए भी कर लिया। मेरे अल्लाह, तुझसे बस अपनी हानिया को मांगता हूँ। एक दफ़ा, बस एक दफ़ा मुझे मेरी हानिया वापस कर दे। मैं वादा करता हूँ इसे हमेशा खुश करूँ रखूँगा। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। दुआ मांगते मांगते जवार रोने लगा। अचानक इसे अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। इसने सर उठाकर देखा। अली इसकी तरफ देख रहा था। ऑपरेशन सक्सेसफुल, कामयाब, अली ने जोश से कहा। जवार एकदम उठा और इसके गले लग गया। अपनी नाम आंखें उठाकर इसने ऊपर की तरफ देखा। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो रब की ज़ात तू ही है, तू ही इतनी करीम, हर पल अपने बंदे के इसकी तरफ आने और अपने बंदे की दुआ कबूल करने के इंतज़ार में रहता है। अली जवार को लेकर ऑपरेशन थिएटर के सामने आकर खड़ा हुआ था। सबके चेहरे पर अब परेशानी कम और इत्मीनान ज़्यादा था। हानिया को अभी होश नहीं आया था, इसीलिए डॉक्टर ने इन्हें इससे मिलने से मना किया था। नाइला भी अली और जवार के पास आकर खड़ी हो गई। थैंक्स नाइला, तुम्हारे आने के लिए। जवार ने नाइला का शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक्स किस बात का भाई, हानिया मेरी भी तो दोस्त है, नाइला ने अपनायत से कहा। भाभी बोल भाभी। अली फिर से अपनी टोन में वापस आ चुका था। भाभी क्या मतलब, तुम दोनों ने शादी कर ली और बताया? जवार ने हैरानी से दोनों की तरफ देखते हुए कहा। बस यार, शादी ऐसे ही हालात में हुई है। कैसे हालात? अली ने इसको पूरी कहानी सुनाई। इससे पहले कि जवार इस पर कोई तबसरा करता, नूरदीन की आवाज़ पर सब मुतवज्जा हुए। हानिया को होश आ गया है। नूरदीन ने खुश होते हुए कहा। सब रूम के अंदर चले गए। हानिया ने अभी आंखें बंद की हुई थी। सब ने बारी बारी इसको प्यार किया। सबसे आखिर में जवार इसे पास आकर बैठा। इसने हानिया का हाथ अपने हाथ में लिया। हानिया ने आंखें खोलकर इसे देखा और अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। हानिया प्लीज़ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। अब क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? अब क्यों इतने अच्छे बन रहे हैं? आप तो मुझे मारना चाहते थे ना, हानिया ने तड़क कर कहा। हानिया, अब मैं वो जवार नहीं रहा
जवार ने इसे समझाते हुए कहा। मैं भी यही समझ रही थी, लेकिन अफसोस मैं गलत थी। हानिया, मैंने सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से किया है। तुम चाहो तो अपने बाबा से पूछ लो। हानिया ने पहले जवार की तरफ देखा और फिर सवालिया नज़रों से अपने बाबा की तरफ देखा। नूरदीन ने लंबी कहानी इसे मुख्तसर करके सुनाई। पूरी बात करके वो आखिर में बोले, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारे लिए माफ़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब गलत फहमी में हुआ। अब सब पुरानी बातें भुलाकर एक नई और खुशहाल ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। हानिया ने जवार की तरफ देखा। वो इसे देखकर मुस्कुराया। हानिया भी इसे देखकर मुस्कुरा दी। इसके बाद कई दिन हानिया अस्पताल में एडमिट रही। जवार इसका हर तरह से ख्याल रखता था। अली और नाइला भी इससे मिलने आते रहते थे। जवार ने अली और नाइला की शादी का किस्सा मज़े ले लेकर हानिया को सुनाया। चारों दोस्त फिर से इकट्ठे हो गए थे। कुछ दिनों की बेड रेस्ट के बाद हानिया को डिस्चार्ज हो गया। जवार इसे घर ले आया था। जवार की मां निमरा ने बड़े जोश से इसका इस्तकबाल किया। सब बहुत खुश थे। नूरदीन भी अब इनके साथ रहता था। कितने अरसे के इलाज के बाद भी अरसलान और नाजिश के कोई औलाद ना हुई। वो दोनों तो अब औलाद मिलने से ना उम्मीद हो चुके थे। मुझे लगता है ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। जो जुल्म हमने नाइला पर किया है, इसकी सज़ा है। एक रात जब वो साथ बैठे थे तो अरसलान ने नाजिश को मुखातिब करके कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है, बहुत जुल्म किया है हमने इस बच्ची पर। नाजिश ने भी अरसलान की हाँ में हाँ मिलाई। हमें इससे माफ़ी मांगने जाना चाहिए नाजिश, वो माफ़ कर देगी हमें। वो मेरी बहन है, मैं जानता हूँ, वो ज़रूर माफ़ कर देगी हमें, अरसलान ने पुरउम्मीद लहजे में कहा। नाजिश इसे देखकर मुस्कुराई। सुबह इन्हें नाइला के घर भी जाना था। नाइला किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। अली ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ज़िया साहब और ज़किया को नाइला ने नाश्ते की टेबल पर बैठने का कहा। अचानक घर की बेल बजने लगी। ज़िया उठने ही लगे तो अली ने इन्हें रोक लिया। मैं देखता हूँ। ने जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने ही दो बंदों को देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही। इनके चेहरे पर शर्मिंदगी वो साफ देख सकता था। वो इन्हें लेकर अंदर आया। ज़िया साहब और ज़किया को भी इन्हें देखकर खड़े हो गए। नाइला भी किचन में थी। अरसलान और नाजिश ने इनसे अपनी बदतमीज़ी की माफ़ी मांगी, जिस पर इन्होंने खुले दिल से माफ़ कर दिया। अली किधर हो? नाइला भी अली को बुलाती किचन से बाहर निकल रही थी। अपने भाई भाभी को देखकर वो वहीं खड़ी रह गई। अरसलान और नाजिश चलकर इसके पास आए। हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत जुल्म किया तुम्हारे साथ। अरसलान और नाजिश ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। नाइला ने इन दोनों के हाथों को पकड़ा, फिर अली की तरफ देखा। अली ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। भाई भाभी, आप प्लीज़ ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें। नाइला ने इनके जुड़े हुए हाथों को पकड़ा। अरसलान ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। नाइला की आंखों में आंसू आ गए। वो झट से भाई के गले लग गई। इसके बाद वो भाई के गले लगी। दिलों से अब रंजिशें ख़त्म हो गई थी। अब सब ठीक हो गया था। शावेज़ को भी अदालत ने नूरदीन की गवाही पर मुजरिम करार दे दिया था। बालाई साहब ने इसको फांसी ना होने दी, क्योंकि वो जैसा भी था इनका बेटा था। इसीलिए शावेज़ को उम्र कैद बामुशक्कत की सज़ा हो गई। अपने गुनाहों की तलाफ़ी अब इसने जेल में करनी थी, 7 साल बाद। एहतशाम, मत छेड़ो केक को, मेहमानों को आने दो। हानिया ने अपने 4 साला बेटे पर चीख पड़ी थी, जिसकी आज चौथी सालगिरह थी। वो कब से केक काटने की कोशिश कर रहा था और हानिया इसको बार बार मना कर रही थी। बाबा बैठे ना, मम्मा ते इतनी तातने दे रही हैं। एहतशाम ने अपनी तोतली ज़ुबान में अपने पापा को शिकायत लगाई। हानिया ने घूर कर इसको देखा। जवार ने एहतशाम को उठा लिया। बेटा अभी सब आ जाएंगे ना, फिर काटेंगे। सवार को सामने से अली, नाइला, अरसलान और नाजिश आते हुए दिखाई दिए। नाजिश की अपनी 3 साला बेटा एहतसाम को उठाया हुआ था। 5 साला हुरिया भी अपने पापा अरसलान की उंगली पकड़े आ रही थी। जवार और हानिया इन्हें देखकर इसकी तरफ आए। इन्होंने हुरिया और एहतसाम को एहतशाम के साथ खेलने के लिए भेजा और एक दूसरे के गले मिलने लगे। फिर सब बच्चों की तरफ मुतवज्जा हुए, जो अपनी तोतली आवाज़ों में बातें कर रहे थे। मेरे पापा तुम दोनों के पापा से बड़े हैं, एहतशाम ने अपने पापा को बड़ा कहते हुए कहा। नहीं जी, मेरे पापा ज़्यादा भले हैं, एहतशाम ने भी अपनी तोतली ज़ुबान में इसका मुकाबला किया। तुम दोनों चुप करो, मेरे पापा तुम दोनों के पापा से बड़े हैं, सुपरमैन हैं। हुरिया की इस बात पर सबका फलक शिकाफ कहका बुलंद हुआ।
जी तो लिसनर्स, कैसा लगा ये नावल आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और मेरे चैनल को फॉलो भी किया करें।